नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ। फिजिक्स का 11th का एक चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको हर चैप्टर में, हर चैप्टर 11th के हर चैप्टर में प्लस 12th के हर चैप्टर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में। और 12th में एक चैप्टर है वेक्टर, और मैथमेटिक्स में एक अलग से टॉपिक ही पढ़ाया गया है वेक्टर, उसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर उसको कहते हैं, वेक्टर वो होता है जिसमें आपको दिशा और क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, किसी चीज़ को बताना चाहते हैं। अगर हम किसी चीज़ को बताना चाहते हैं तो उसको बताने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो जिससे कि सामने वाला सही से समझ जाए। सही से समझ जाए मतलब कि उसके मन में ऐसा कुछ ना रहे कि हाँ जो मैंने बताया है उसमें कुछ संशय हो। जैसे मैंने बोला कि मेरा यहाँ से घर 10 किलोमीटर दूर है पूरब में, तो वो कुछ नहीं उसके मन में आएगा, कुछ गड़बड़ी उसको मन में नहीं आएगा कि हाँ अच्छा 10 किलोमीटर दूर पूरब में, वो चला जाएगा। लेकिन अगर मैं उससे बोल दूंगा कि अगर आप मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो 10 किलोमीटर दूर किधर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर, तो ये इसमें संशय रहेगा उसको कि मुझे किधर जाना है। तो वेक्टर सिर्फ इसके लिए है कि आपको सही दिशा, सही डायरेक्शन और सही लोकेशन आपको बता दे, है ना। तो इसलिए हम वेक्टर और स्केलर की बात करते हैं। वेक्टर का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन हो, जिसमें दिशा हो, जिसमें परिमाण हो। और स्केलर का मतलब वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे किसी को बताने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे चाय में चीनी डालना है, चाय में पानी डालना है, चीनी डालना है, तो कितना डालेंगे, तो उसमें बोलेंगे 10 किलो चीनी या 5 केजी चीनी या 5 ग्राम चीनी, जो भी चीनी डालना होगा वहां पर हमको डायरेक्शन नहीं देना पड़ता है। सॉरी वहां पर हमको ये नहीं बताना पड़ता है कि 5 ग्राम चीनी डालिए ऊपर से या नीचे से, ऐसे तो नहीं बोला जाता है। यानी इसका मतलब वो सिर्फ वहां पर ये बोला जाता है कि 5 ग्राम चीनी डाल दीजिए, बस 10 ग्राम चीनी डाल, रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपना चीनी डालिएगा। तो इसको कहते हैं स्केलर। स्केलर का मतलब सिर्फ जिसमें स्केल हो, स्केल मतलब सिर्फ मापने का डिस्टेंस हो, 10, 5, 20, 25 ऐसे करके जो भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केल, यानी स्केलर। ठीक है ना। तो हम स्केलर और वेक्टर को दो प्रकार से बांटते हैं। यानी कि हमको किसी को बताने के लिए मुझे दो चीज की जरूरत पड़ी। क्यों बताया मैंने? जैसे बहुत जगह ऐसा होता है जहां पर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दे, मैग्नीट्यूड मतलब 10, 5, 15, 20, 25 ये बता दे तो मेरा काम चल जाएगा। अब बहुत जगह ऐसा होता है जहां पर हमको मात्रा के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी बताना, दिशा भी बताना पड़ता है, तो वहां पर मुझे दिक्कत होता है, तो मुझे वो वेक्टर बताता है ना। तो वेक्टर और स्केलर दो तरह से हम डिफाइन किए। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को मापने के लिए, उसको सही डायरेक्शन, सही दिशा बताने के लिए मुझे पास दो चीज का जरूरत पड़ता है। एक पड़ता है स्केलर, एक पड़ता है वेक्टर। स्केलर किसको कहते हैं? तो कहता है फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। मैंने बताया कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मात्रा, 10, 5, 20, 25 ये जो मैं बता रहा हूँ ये मात्रा है, यानी मैग्नीट्यूड है, परिमाण कहते हैं। जिसमें सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ती है किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं, अदिश राशि, है ना। इसको इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो बोले स्केलर क्वांटिटी होता है मास, द्रव्यमान, जिसे मैंने बताया 5 ग्राम, 10 ग्राम। उसी तरह से डिस्टेंस, दूरी। उसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एक जैसे होता है ना वॉल्यूम, आयतन कहते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। ये तीनों क्या है, एक प्रकार का वॉल्यूम, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वॉल्यूम मिलेगा। वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम होगा आपका स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह से स्पीड, स्पीड देखिए यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब होता है अदिश राशि है, और वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर का मतलब जिसमें डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं बोलूंगा 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, यानी किसी का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और मैं उसमें डायरेक्शन नहीं दिया, तो इसका मतलब है वो क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं बोल दिया कि एक आदमी 50 किलोमीटर पर आवर से पूरब से पश्चिम जा रहा है, तो इसका मतलब है वो कैसा क्वांटिटी हो गया, वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो वो स्केलर ना होकर के वो वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, उसको स्केलर ना होकर के वेक्टर हो जाता है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपको टाइम, टाइम क्या है? टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए टाइम के पास सब चीज है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन ये एक और चीज है जो वेक्टर को बताने के लिए मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ती है, जो एक एक्सेप्शन के रूप में यहाँ पर आता है। वो चीज हमको पता करने के लिए मुझे बताना पड़ता है कि ये रूल ऑफ ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता, जिसे मैंने अब यहाँ पर लिखा हुआ वेक्टर के लिए। तो वेक्टर में क्या क्या फॉलो होना चाहिए? एक तो मैग्नीट्यूड तो होना ही होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, साथ साथ में एक और चीज होता है जिसको
वेक्टर को होने के लिए एक चीज़ उसको प्रूव करना, उसको फॉलो करना पड़ता है। वो फॉलो करने के लिए रूल ऑफ ट्रायंगल, ये रूल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बस जस्ट इसके बाद मैं समझाने वाला हूँ। लेकिन अभी समझिए है कि ये रूल ऑफ ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता, इसलिए टाइम, स्केलर, क्वांटिटी। वही चीज़ है करंट। करंट में मैग्नीट्यूड होता है, जैसे भी कोई भी सर्किट, कोई भी परिपथ में अगर करंट चला है तो पक्का बात उसमें कोई ना कोई करंट आएगा, पक्का बात आएगा। कोई भी करंट है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.001 एम्पियर, कुछ तो आएगा। तो पक्का बात करंट का डायरेक्शन आप जानते हैं, करंट में बैटरी से आप जानते हैं करंट कैसे चलता है। अगर बैटरी है तो बैटरी में आपको पता होगा ये रेजिस्टेंस है, तो बैटरी में हमेशा करंट प्लस से माइनस की तरफ आप एक डायरेक्शन देते तो है। हाँ, करंट हमेशा प्लस के माइनस जाता है, पता है। तो हमको करंट का डायरेक्शन पता है, यानी कि हम बोल देते हैं कि करंट का डायरेक्शन भी पता है, यानी इस सर्किट में कितना करंट दौड़ेगा ये भी पता है। लेकिन हमको क्यों नहीं पता है, क्यों हम बोलते हैं कि करंट इज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी रूल ऑफ ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता। ये रूल ऑफ ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता। अगर ऐसा होता, डायरेक्शन पर अगर डिपेंड करता करंट, तो आज सोचिए डायरेक्शन पर डिपेंड करता करंट, तो अगर टीवी मेरा अगर बालकोनी में रखा हुआ है, हमको दिखाई दे रहा है, और टीवी का डायरेक्शन मैंने तार का ऐसे करंट जा रहा है उसके अंदर, अगर टीवी को मैं खिड़की पर रख दिया तो उसका करंट नहीं जाना चाहिए, यानी करंट ज्यादा हो जाना चाहिए, कम हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो तार किधर से भी चला जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन पर मैटर नहीं करता। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसी तरह से बहुत सारे 2 एग्जाम्पल है, आपको याद रखना होगा। टाइम और करंट जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद मेरे पास वेक्टर है। वेक्टर को समझना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वेक्टर ही हर जगह आपको दर्द देगा। स्केलर क्वांटिटी एक नॉर्मल जोड़ के जैसा होता है, 10 5 जोड़ करके 15 हो जाता है। लेकिन वेक्टर जो होता है ना, 10 5 जोड़ कर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब 10 5 जोड़ करके 25 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 17 भी, कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया ना, यानी कि कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं कि 10 और 5 मतलब 15 25 से ज़्यादा हो जाए, 15 से ज़्यादा हो जाए और 0 से कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसी दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में समझते हैं वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर, जैसा कि मैंने बताया कि वेक्टर को समझाने के लिए, यानी किसी वस्तु को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए, बताने के लिए, एलोबरेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मुझे जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है, यानी इसमें हमको क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, और साथ साथ में वो फॉलो करना चाहिए रूल ऑफ ट्रायंगल को, तो हम कहेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि ये फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ऑल्सो कैन फॉलो द रूल ऑफ ट्रायंगल। यानी कि रूल ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के नियमों का पालन करना जरूरी है ना। कैसे करता है नियम का पालन, वो मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फॉलो करना चाहिए तभी जाकर होगा। तो एग्जाम्पल में कौन है, डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं, 9th में भी पढ़े होंगे आप कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बस कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फोर्स, आप फोर्स से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। फोर्स इज अ स्केल वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वेलोसिटी, जैसा मैंने अभी स्पीड और वेलोसिटी में अंतर बताया, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैंने बताया कि जब भी वेलोसिटी के बारे में बताया जाएगा तो डायरेक्शन भी बताया जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आप जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में ही परिवर्तन को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसलिए वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो स्केलर भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है ना, तो वेलोसिटी होता है, यानी कि ये अगर वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा, ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा। अब आप सोचिएगा कि एक्सेलरेशन अगर वेक्टर है तो फोर्स भी वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है फोर्स इज डायरेक्टली, फोर्स बराबर होता है ma, मास ऑफ एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन। ये तो कांस्टेंट टर्म है ना सर, मास तो कांस्टेंट होता है, तो यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा वही मेरा फोर्स होगा, यानी एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वही मेरा फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव तरफ रिटार्डेशन होगा तो फोर्स भी रिटार्ड फोर्स भी अपोजिट लगेगा। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि अवमंदित करना, मंदन हो जाना। मंदन मतलब कि जब हम कोई गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट घुमाते हैं तो फोर्स आगे की तरफ लगता है, जब हम कम करते हैं तो हमको अपोजिट फोर्स लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कम होगा तो इसका मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो फोर्स क्या देगा हमको, अपोजिट डायरेक्शन देगा। यानी कि जिधर साइड मेरा एक्सेलरेशन हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स होगा। यानी कि हमको ये पता चल गया। देखिए, इसका तो कोई प्रकार नहीं है, इसका कोई प्रकार नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड दे दो काम खत्म, उसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन वेक्टर का बहुत सारा प्रकार होता है, बहुत सारा टाइप होता है ना। उसके पास थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, काफी है उसके बारे में समझ लेना। तो जैसे देखिए, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर। अच्छा, रूल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखो, रूल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और डीप में आप जाइएगा कि अभी पहले वेक्टर के बारे में समझिएगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देख लीजिए।
यानी कि कोई भी वेक्टर को ना दिखाने के लिए मैं ना ऐसे लिखता हूँ, वेक्टर ए बोलता हूँ तो वेक्टर ए ऐसे लिखाता है। मान लो कि ए वेक्टर है और पी से क्यू है, इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, है ना। इसको टेल भी कहते हैं। जब आप आगे क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इसको कहेंगे टेल, इसको कहते हैं हेड, है ना। इसको फाइनल पॉइंट भी कहते हैं, है ना, फाइनल पॉइंट। कोई भी वेक्टर है, कोई भी अगर वेक्टर है ना, कोई भी क्वांटिटी अगर सदिश है तो उसको बताने के लिए ना मैंने बताया डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, साथ साथ में मैग्नीट्यूड दिखाना पड़ेगा। तो ये कैसे? दोनों चीज बता रहा है। कैसे? तीर से हमको क्या पता चला? डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन हमको बता रहा है। और ये जो डिस्टेंस है इतना बड़ा, इतना लंबा, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा मैग्नीट्यूड बताता है, परिमाण बताता है। जैसे अगर मैं एक ए वेक्टर है, अगर मेरे पास एक कोई वेक्टर बी है और मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि ये इतना बड़ा लिखता हूं, तो ये लिखता हूं मैं सी और डी। और अगर मैं सी और डी लिखता हूं तो देखिए ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड, परिमाण दोनों का अलग अलग है। हो सकता है ये अगर ए है तो ये a/2 हो जाए, आधा हो जाए, होगा। मैग्नीट्यूड वाइज यानी कि परिमाण के आधार पर अगर देखा जाए तो परिणाम के आधार पर दोनों एक दूसरे का आधा है, लेकिन दिशा के डायरेक्शन में, दिशा के आधार पर देखा जाए तो दिशा इससे दुगना, सॉरी, दिशा दोनों का सेम है, परिमाण दोनों का अलग अलग है। ये वही चीज बताता है। यानी कि किसी भी वेक्टर को समझाने के लिए मुझे दो चीज बताना पड़ता है, दिशा और परिमाण। तो पक्का बात, ये रहा दिशा और ये रहा परिमाण। तो ये हमको क्या बताता है? दिशा। लेकिन हम उसको समझाएं कैसे? तो इसको ए को कैसे लिखें? तो बोले ए, इसको लिखते हैं ए इज ए वेक्टर, ऐसे बोलते हैं, ठीक। लेकिन अगर बोले ये तो हमको पता चल गया कि भाई इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, किसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखा जाता है, देखिए ऐसे। अगर इसका मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ हमको परिमाण दे दे, फिर मैं बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ परिमाण, 10, 5, 15, 20, 25 ऐसे। तो ये PQ को लिख करके हम क्या कर देते हैं? मोड लगा देते हैं। मोड का मतलब होता है ना, मॉडुलस का मतलब, आप अगर 11th में आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो वहाँ पर मॉडुलस फंक्शन, या आप मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे तो वहाँ पर मॉडुलस एक फंक्शन हुआ करता था। मॉडुलस फंक्शन हमको सिर्फ क्या बताता है? मूल बिंदु से उस बिंदु का डिस्टेंस बताता है। हमेशा याद रखना कि मॉडुलस क्या बताता है। मॉडुलस अगर मैं बोलूँ कि कोई पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, तो मॉडुलस का मतलब, इसका मॉडुलस क्या होता है? सिर्फ ये वाला डिस्टेंस हमको बता दे, लंबाई बता दे, हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो यानी कि ये हमारा मोड हो गया। मोड का मतलब होता है ये डिस्टेंस और डायरेक्शन आपको दे रखा है ना। तो ये आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि कोई वेक्टर, अगर मान लो एक वेक्टर इतना बड़ा है और एक वेक्टर इतना सा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। अगर मान लो मैं इसको लिखता हूँ 3a, तो पक्का बात ये a होगा, इसका 3 गुना है ये, है ना। तो इसको बताने का ये तरीका है, जिसको तरीका से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक ना। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना मैंने समझाया कि एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है, इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। एरो का डायरेक्शन, एरो के डायरेक्शन में हमेशा कोई भी उस क्वांटिटी का डायरेक्शन हो सकता है। तो देखिए ये क्वांटिटी ए जो है ना, ए वेक्टर कोई भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है। मान लिया 10 न्यूटन का फोर्स, तो ऐसे लिखेंगे 10 न्यूटन, इसका मतलब 10 न्यूटन का फोर्स इधर है। अगर मैं लिखूं 15 न्यूटन, तो 15 न्यूटन ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि उससे कितना बड़ा हो गया, 15 न्यूटन हो गया, बड़ा हो गया, और दोनों का डायरेक्शन से। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि दो फोर्स है मेरे पास, एक 10 न्यूटन का, एक 15 न्यूटन का, एक कम है, एक ज्यादा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। ये सब चीज देख करके हम बता सकते हैं, सिर्फ पिक्चर के रूप में देख सकते हैं। उस किताब के भाषा को मैं पिक्चर के रूप में लिख दिया कि यहाँ दो फोर्स एक बॉडी पर, एक वस्तु पर लग रहा है, एक दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक पर 10 लग रहा है, एक पर 15 लग रहा है, ये बता सकता हूँ। उसी तरह से सिर्फ 10 ना होकर के बोलेंगे एक बॉडी जो होता है, एक रनवे पर, एक पाथ पर, एक रास्ता पर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और चूंकि डायरेक्शन भी मैंने दे दिया है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी हो गया, यानी वेलोसिटी ऑफ ए लिखूंगा, ये वेलोसिटी ऑफ बी लिखूंगा। तो मैं यहाँ देख कर बता सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी बड़ा है वेलोसिटी ऑफ ए से, है ना, डायरेक्ट। उसी तरह से बता सकता हूँ कि फोर्स 1 और फोर्स 2, तो मैं बता दूंगा फोर्स 1 इज ग्रेटर देन फोर्स 2 है, बड़ा है। उसी तरह से यहाँ पर VB इज ग्रेटर देन VA। ये सब तरीका बताया जा सकता है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। मैं आगे बताऊंगा कैसे इसका वेक्टर का जोड़, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रकार देख लेते हैं, इसको छोटा छोटा कर समझ लेते हैं। देखिए टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर मतलब सदिश के प्रकार। सदिश के बहुत सारे प्रकार हैं, 7-8 प्रकार हैं।
है ना, उसमें से कुछ प्रकार से मैंने आपको लिखा है जो आपको जरूरत है, जिसकी जरूरी है जानना। पहला, सबसे पहला लिखा हुआ इक्वल वेक्टर। इक्वल का मतलब आप जानते हैं समान। समान का मतलब कि जब दोनों वेक्टर समान हो जाए, दो वेक्टर इक्वल होने के, देखिए सबसे पहला बात, इक्वल होने के लिए मुझे दो आदमी की जरूरत पड़ती है। इक्वल हम किसके होंगे? इक्वल तो किसी ना किसी के होंगे, है ना। तो इक्वल होने के लिए मुझे दो आदमी की जरूरत पड़ती है, यानी कि दो वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो एक ये है और एक ये। तो मैं बोलूंगा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मैं बोलूंगा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, यानी ए और बी वेक्टर दोनों आपस में बराबर है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में बराबर है। तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि दैट वेक्टर, दैट क्या कहते हैं, वेक्टर विच आर इक्वल इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑल्सो, यानी मैग्नीट्यूड में भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन में भी बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। अब उसके बाद अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर किसको कहते हैं? देखिए अपोजिट वेक्टर क्या होता है कि मान लिया जाए एक आदमी का डायरेक्शन इधर है, एक आदमी का डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में है, एक का इधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक उधर है एक इधर है, तो ये भी ए हो गया। तो देखिए, और ये क्या हो गया, भी बी। लेकिन आप जानिए इसको कैसे लिखेंगे, जो भी ए आपके भी बी के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड के आधार पर बराबर है, लेकिन अगर दिशा के डायरेक्शन में देखा जाए तो एक दूसरे का अपोजिट। देखिए हमेशा याद रखिए कि अगर ये डायरेक्शन मैंने दिया है ना, इसको मैं तीर ऊपर में ऐसे करके लिखा हूं, अगर मैं डायरेक्शन ऐसा दे दिया तो भी मैं तीर ऊपर ही लिखूंगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब कि अगर इसको आप पॉजिटिव माने हुए हैं तो ये निगेटिव, लेकिन एरो हमेशा याद रखिएगा उधर ही देते हैं,